मध्य प्रदेश धार में प्रेरणादायी सिद्धार्थ सामाजिक कल्याण समिति जावरा निसरपुर बड़वानी के सौजन्य से एक दिवसीय स्किल सेल एनीमिया शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत निसरपुर के ठीक सामने रखा गया था, जिसमें करीबन 580 के करीब मरीजों ने जागरूकता एवं होम्योपैथिक उपचार का लाभ लिया। शिविर में नागपुर से आए नेस्को के सचिव गौतम डोंगरे ने सिकल सेल की उत्पत्ति से लेकर सिकल सेल से बचाव एवं भविष्य में सिकल सेल उन्मूलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गौतम डोंगरेजी भारत के 17 राज्यों में नेस्को के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही 12 से अधिक अन्य देशों में जाकर सिकल सेल उन्मूलन पर नेस्को की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। परतवाड़ा अमरावती से आए राहुल ओके कर ने महाराष्ट्र शासन द्वारा सिकल सेल पीड़ितों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। नेस्को के सदस्य निशांत वासे ने भी संबोधित किया। नेस्को के अधिकारियों ने प्रेरणादायी सिद्धार्थ सामाजिक कल्याण समिति के डॉक्टरों के कार्य की तहे दिल से प्रशंसा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश के प्रेम सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में आग्रह किया कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें एवं दवाइयों का प्रयोग नियमित रूप से करें एवं सही खान पान का ध्यान रखें। डॉक्टर गणेश चंद्र मालवी, डॉक्टर विकास बोध, डॉक्टर राकेश मेश्राम, डॉक्टर सतीश कुमावत ने मरीजों को होम्योपैथिक परामर्श एवं दवाइयां दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निसरपुर के वीएमओ जितेंद्र दूधी एवं लैब टेक्नीशियंस जीएस चौहान द्वारा निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो आज हम लोगों ने शिविर रखा है, हमारा मूल लक्ष्य ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम लोग जागरूकता फैलाएं कि ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसको कैसे हम लोग बचाया जा सकता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारे जो नास्को टीम के सदस्य हैं, हमारे गौतम जी डोंगरे जी और हमारे उकेकर जी जो अमरावती से आए हैं और वासे जी, इन तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो आई हुई है जनता है, पेशेंट्स हैं, उन लोगों ने एक विस्तृत जानकारी दी कि ये बीमारी कैसे फैली, कैसे हुई और इसको कैसे बचाया जा सकता है। यानी लोगों में जो डर था, भ्रम था कि यार ये बीमारी कैसे हो रही है, वो भ्रम मिटाने में गौतम जी का बहुत बड़ा मतलब अच्छा योगदान रहा। आज उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे विश्लेषण किया उन्होंने। और हमारा एक लक्ष्य है कि हम लोगों को एक सुरक्षित दवाइयाँ उपलब्ध कराएं जो उनके भविष्य में किसी भी तरह से कोई तकलीफ न दे, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर उसको आप सालों साल भी लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो लेते हैं तो उनको किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। और हमारे पास तो काफ़ी ऐसे मरीज़ भी हैं जो मतलब जिनको बार बार क्राइसिस होते थे, बार बार ब्लड चढ़ता था, कोई 5 साल 10 साल हो गए, आज उनको पूरी तरह से दर्द बंद है, तकलीफ़ से दूर है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी दवाइयाँ पहुँचे, उस मकसद से हम उन्होंने आज शिविर का आयोजन रखा था। क्या नाम है? मैं डॉक्टर गणेश चंद्र मालवी और मेरे साथी डॉक्टर विकास बोध, जो हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। और हमारी संस्था है प्रेरणादायी सिद्धार्थ सामाजिक कल्याण समिति, उसी के सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम हम करते हैं। बिल्कुल माता पिता से ही होती है, लेकिन माता पिता को क्यों होती है? ये जैसे हमारे आदिवासी बेल्ट में जैसे माताएं गर्भवती होती है तो वो जैसे आयरन की टेबलेट नहीं लेती, अपने खान पीन में मतलब कुछ देख परख नहीं कर पाती। फिर जैसे हमारा एरिया जो है वो शुष्क एरिया है, तो इससे गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भ के बच्चे को इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके लिए ताली। देवास में महाराष्ट्र समाज परिसर में बने नवनिर्मित सभागृह का लोकार्पण विधायक गायत्री राजू पवार के करकमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान परिसर का मराठी पारंपरिक साज सज्जा आकर्षण का केंद्र बना। विधायक पवार ने गणपति मंदिर में अष्टविनायक के दर्शन कर आधुनिक सुविधाओं से लैस सभागृह का अवलोकन किया। समाज अध्यक्ष दीपक ने बताया कि लोकार्पण के साथ ब्रह्मन महाराष्ट्र मंडल नई दिल्ली के शताब्दी वर्ष पर 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों को विधायक पवार द्वारा शॉल श्रीफल के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह की तस्वीरों ने पूरे कार्यक्रम को खास पहचान दी। वहीं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के कलाकारों ने महाराष्ट्र लोकधारा की शानदार प्रस्तुतियां दी। गणेश वंदना, लावड़ी, कोली नृत्य, आदिवासी नृत्य, रेणुका माता व लक्ष्मी आई माता का गोंधल, शिवाजी महाराज का पवाडा और भैरवी प्रस्तुति, हर प्रस्तुति पर सभागार तालियों से गूंजता रहा। इस अवसर पर समाजजनों और गणमान्यों ने महाराष्ट्र समाज मंडल की टीम की जमकर सराहना की। नवीन सभागृह के साथ समाज परिसर में सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का नया दौर शुरू हो गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। उन्नाव में जमीन विवाद ने पकड़ा तुल। पूर्वा तहसील के मिरी चौराहा में अमित कुमार गुप्ता और श्रीदेवी के बीच जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। अमित का आरोप है कि श्रीदेवी, जो खुद को महिला मंडल की मंत्री बताती है, उनका गाटा संख्या 484.0.2020 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण करा रही है, जबकि एसडीएम के आदेश पर 26 दिसंबर 2024 को हुई जांच में जमीन अमित के नाम पाई गई, फिर भी निर्माण नहीं रुका। दबंगई और धमकी के आरोप। अमित का कहना है कि श्रीदेवी उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती हैं, जिससे उनका परिवार दहशत में है। स्थानीय लोग भी चिंतित हैं कि प्रशासन के चुप्पे से मामला और बिगड़ सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तहसील से प्रशासन समय रहते कार्रवाई करेगा। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम गुप्ता नाम। कहाँ के निवासी हैं आप? हम यहाँ मिली चौराहा पे पहले मिली चौराहे पर रहते हैं। अच्छा, क्या मामला है आपका? ये हमारी जमीन में 7 बिस्वा जो हमने 2011 में रिटायर होने के बाद लिया था, वो जमीन ऐसे पड़ी थी जो हमारे लड़के की जमीन है भाई। कहाँ पे पड़ी थी? यहीं हमारे घर से थोड़ा सा आगे। जी जी। तो वहाँ हमारे भाई की ज़मीन है, रमेश्वर गुप्ता जी, और सब लोगों ने प्लाटिंग करके अपना बेच रहे हैं हमारे भाई साहब। लेकिन हमने कहा नहीं, हम बनवाएंगे कुछ उसमें। उसको एक हमारे राम प्रसाद लोधी रहते हैं, उनकी बीवी जो है ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर लिया, बनवाया गया। अब हमारी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसके कारण मैं जा नहीं पाता वहाँ। लड़के ने जाकर देखा तो उसने बताया, उसने विरोध भी किया। उसके बावजूद जो है उसको थानों में बुलवा करके रोक लिया जाता, उसका कब्जा दिलवाया गया, उसको कब्जा कराया गया। और जो है जब वहाँ शिकायत किया गया है एसडीएम के यहाँ, एसडीएम ने लेखपाल वगैरह भेज करके नपवाया उसको, और मेरी ज़मीन निकली। इसके पास कोई कागज़ नहीं मिला, मांगा गया इससे कागज़, लेकिन इसने कागज़ नहीं दिया। कागज़ है ही नहीं तो दे देगा। और उसमें कई जगह हम लोगों ने शिकायत भी किया, जिसका अभी तक एसडीएम को तहसील दिवस में, एसडीएम दिवस में, डीएम के दिवस में हमने सबको एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई उसमें काम नहीं। क्या अब उस जगह पर जहाँ पर आपकी ज़मीन थे वहाँ कब्जा हो चुका है? हाँ, वहाँ कब्जा कर लिया, बनवा भी लिया, और सब पिलर उठवा लिया, बाउंड्री करा लिया। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता और जय गुप्ता। क्या मामला है आपका? मेरी ज़मीन पूर्वा मिली चौराहे पे, क्योंकि एक ज़मीन 17 बिस्वा है, एक ज़मीन 7 बिस्वा है। 7 बिस्वा ज़मीन मेरे पिताजी के नाम है, 15 बिस्वा ज़मीन मेरे नाम है। और इस ज़मीन पे बराबर पिछले साल से श्रीदेवी, पत्नी राम प्रसाद, उनका बेटा पवन, ये सब लोग मिलके ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और जितने बार भी मैं प्रशासन के पास गया हूँ या एप्लीकेशन दिया हूँ, उसकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीच में एसडीएम साहब ने अपने लेखपाल साहब को और तहसीलदार को, अपने गार्ड को भेजा और काम रुकवाया। काम रुकवाने के बाद इनके कागज़ मांगे गए, इन्होंने कागज़ नहीं दिया। हमने अपने सारे कागज़ पूरे अधिकारियों को पहुँचा दिए। उल्टा बार बार हमें ही थाने में बैठा लिया जाता है, हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती है, और ये बराबर कब्जा कर रही हैं और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाती हैं। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ इसमें कुछ न्याय मेरा करवा दीजिए। लगभग कितने सालों से आप प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और भटक रहे हैं? ये मान लीजिए 2017 में इन्होंने मेरे ऊपर पहली बार मुकदमा लिखवाया और मेरी 2.5 बिस्वा ज़मीन बेईमानी किया। तब का भी मेरे पास पूरा प्रमाण रखा है, तब भी प्रशासन ने मेरी मदद नहीं किया। मैं थक हार के चुपचाप बैठ गया। फिर दोबारा इन्होंने 2024 में लेखपाल के सामने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तब मैंने अपने थाने में बात रखी, पर ये पहले ही जाके अपना झूठ मूठ मुकदमा लगा दिया, जिसमें अंतिम रिपोर्ट भी लग गई, यानी कि एफआईआर जिसको कहते हैं। पुलिस ने विवेचना किया, ये झूठ साबित हुई। और 2025 में फिर से नवंबर में मेरी ज़मीन कब्जा कर रही थी। एसडीएम साहब मौके पे अपना भिजवा करके अपनी टीम काम बंद करवाए। लेखपाल साहब की भी रिपोर्ट मेरे मार्फिक है, क्योंकि मेरी ज़मीन है वहाँ, मेरे पापा की है, और ये बराबर कब्जा कर रही हैं। आज भी कब्जा चल रहा है, और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें आप संज्ञान लें, देखें, क्योंकि ये मामला मैं ऊपर तक जा चुका हूँ। मैंने योगी जी के पास
और जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबके पास इसके प्रूफ कागज और अपनी बात रखी है। ये आपके माध्यम से आपके चैनल को मैं बता रहा हूँ। अभी तक वहाँ से प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? प्रशासन द्वारा ये आश्वासन मिलता है कि जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट भी आपकी तरफ से है, कब्जा दिलाया जाएगा। और अभी तक कब्जे को तो बात छोड़िए आप, मैं वहाँ जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो महिला बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाती है। और उसका चरित्र क्या है, वो कैसी है, ये आप पूरे निवासियों से, कस्बा वासियों से पूछ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अयोध्या से आ रही है। अयोध्या धाम मानस परिवार ने रविवार को बिरला धर्मशाला में किया भव्य सुंदरकांड का आयोजन। महंत दिलीप दास त्यागी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ संगीतमय सुंदरकांड का पाठ। बालाजी महाराज का 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ एवं श्री राम कथा के मध्य मानस परिवार का भव्य सुंदरकांड का आयोजन हुआ संपन्न। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर स्थित बिरला धर्मशाला में चल रहे श्री बालाजी महाराज के 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ व प्रभु श्री राम कथा के मध्य महंत दिलीप दास त्यागी जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति में मानस परिवार ने किया भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ। इस दिव्य अवसर पर मानव परिवार के सदस्यों सहित अयोध्या के सैकड़ों भक्तों और अन्य प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामलला सरकार के जयकारों से गुंजायमान हुआ बिरला धर्मशाला। महंत दिलीप दास त्यागी जी महाराज ने मानस परिवार के सभी सदस्यों के व्यासपीठ पर राम नामी पटिका भेंट कर किया स्वागत। महंत दिलीप दास त्यागी ने मानस परिवार के चल रहे इस अनवरत आयोजन को खूब सराहा और इसे बृहत रूप देने का आश्वासन भी दिया। आगे उन्होंने बताया, मानस परिवार का मुख्य उद्देश्य देश में हो रहे वृहद धर्मांतरण को रोकना है और गौमाता को भारत में राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। वहीं मानस परिवार की नींव रखने वाले शिशिर दुबे ने कहा, मैं निरंतर राम काज के लिए कार्य करता रहूंगा और सनातन धर्म को मजबूती मिले इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में पधारे महंत सत्येंद्र पांडे ने सभी सनातनियों का राम नाम के जयकारों से अभिवादन किया। अयोध्या जनपद के समाज सेवी सोनू मिश्रा, रिक्की चौबे, नीरज पाठक व अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने व्यासपीठ पर विराजमान महंत दिलीप दास त्यागी जी का रामनामी पटिका भेंट कर व पुष्पों की माला पहनाकर स्वागत वंदन और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रवि गोपाल दुबे, कक्कू तिवारी, शीतला वर्मा, विपिन पांडे, पत्रकार संजय यादव, पत्रकार पंकज पाठक और संतोष पांडे सहित सैकड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं ने भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया। सरपंच साहब पर बरसी कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल का सरपंच कान खोलकर सुन लो, यह हमारा मुख्यमंत्री कहना छोड़ दो। मुख्यमंत्री पार्टी का नहीं होता, पूरे प्रदेश का होता है और प्रदेश का विकास करना मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता होती है। मुख्यमंत्री जी कोई अपने घर के पैसे से विकास नहीं करते, जनता के टैक्स के पैसे से प्रदेश में विकास कार्य होते हैं। ये पूरा मामला आजाद नगर भाबरा का है, जहां कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और कांग्रेस की क्षेत्रीय विधायक सेना महेश पटेल 30 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। वहां किसी सरपंच साहब ने कह दिया कि ये सब हमारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की देन है। सरपंच साहब कान खोल के सुनो, ये जो मुख्यमंत्री हमारा करना मत, मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का सरकार का मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। मुख्यमंत्री जब चुनाव होता तब मेरी पार्टी और आपकी पार्टियों का उल्लेख होता, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन जाता तो पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। और विकास करना मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता होती है। विकास करना मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता होती है और मुख्यमंत्री जी किसी अपने घर के पैसे से विकास नहीं करते। सरकारें हमेशा जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप में वसूलती है, उसके पश्चात विकास करती है। तो ये भ्रम निकाल दे यहाँ के जो सरपंच है वो, ठीक है। बिजली की समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान से बोली कांग्रेस विधायक
सेना महेश पटेल, अरे नागर सिंह भाई साहब जरा सही करवा देना। अलीराजपुर जिले के आजाद नगर में 30 करोड़ के रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को कांग्रेस की विधायक सेना महेश पटेल ने मंच से किसानों की बिजली की समस्या को लेकर कहा कि नागर सिंह भाई साहब, इनकी समस्या को जरा देख लेना। दरअसल किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली खेती के लिए देने के लिए विधायक ने मंत्री नागर सिंह चौहान से मांग की। विधायक ने मंच से किसानों से पूछा, आपको बिजली मिल रही है या नहीं? इस पर किसानों ने कहा नहीं। इस पर विधायक ने कहा, अभी मंत्री जी हमारे बीच में है, इसका जवाब वो देंगे, आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो करके बताते हैं। हम किसानों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हेडपंप की जरूरत होगी तो हम हेडपंप करवाएंगे, जहां लाइट की जरूरत होगी वहां हम लाइट करवाएंगे। अभी आप सब बताओ, आपको 10 घंटे लाइटें मिल रही कि नहीं मिल रही? 10 घंटे लाइटें मिल रही कि नहीं? अरे मिल रही कि नहीं? अरे नागर सिंह भाई सब सही कर देना। लाइटों का काम हम करते हैं। उसके बाद अभी नागर सिंह चौहान अपने बीच में है, अगर आपको लाइट 10 घंटे नहीं मिल रही तो उसका जवाब वो देंगे, किसी कारणवश से नहीं मिल रही होगी। लेकिन हम आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मिलेगी मिलेगी लाइट मिलेगी, घबराओ मत। मंत्री जी अभी जवाब देंगे उसका, है ना। और रोड के बारे में हो, हेडपंप के बारे में हो, लाइट के बारे में हो, इन सब चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। और ग्रिड की जो बात हो रही है, नागर भैया ने जो भी बोला, मैंने विधानसभा के अंदर मैंने भी बोला कि 132 केवी ग्रिड और ये बोरकुंडिया का भी मैंने उल्लेख किया था। तो जहां जहां विकास की जरूरत है हम विकास करने में कमी नहीं लाएंगे। और मैं सरकार से और मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि हमारे किसानों को 24 घंटे तो नहीं, लेकिन कम से कम सीजन में 10 घंटे की लाइट मिलना चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और निश्चित ही ये जो जितना भी जो काम हो रहा है, ये एक लिखावट कागज के आधार पे किया जा रहा है। आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हो और सबको बुलाया है। विकास की आगे हम गाड़ी बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सबको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंस्टाग्राम पर हथियार विक्रेताओं से संपर्क कर खरगोन पहुंचे 3 आरोपी। इंदौर पुलिस ने दबोचा। आरोपियों से 4 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद। इंदौर के राऊ थाना पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान सूचना के आधार पर 3 ऐसे संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हथियार खरीदने के बाद इंदौर पहुंचे थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एबी रोड स्थित पपाया ट्री होटल के पास घेराबंदी की और 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राव गोल चौराहा क्षेत्र में कुछ युवक अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जिस पर से मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही युवक भागने लगे, लेकिन टीम की तत्परता से तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पिट्ठू बैग से कपड़ों के बीच छिपाए गए 4 देसी पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा और दिल्ली निवासी सुमित परवाला, अमन सेरावत और विक्रम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया और हथियारों की सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये हथियार खरगोन से लेकर आए थे। उन्होंने खुलासा किया कि वे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हथियार बेचने वालों के संपर्क में आए थे और उसी के जरिए उन्हें खरगोन बुलाया गया। वहीं डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि आमतौर पर मोबाइल नंबर से संचालित इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करना आसान होता है, लेकिन जिस आईडी के जरिए आरोपी हथियार विक्रेताओं के संपर्क में आए थे वह वर्चुअल नंबर से चल रही थी, जिसे ट्रेस करने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार बेचने वाला नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अवैध हथियारों को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की है राऊ पुलिस ने। कहां से बदमाशों को पकड़ा और कितने हथियार जब्त किए? ये कल रात को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश हैं जो खरगोन के सिग्नौर गांव से कुछ पिस्टल्स लेके आ रहे हैं। तो इसी सूचना पर से जो पपाया ट्री होटल है उसके सामने घेराबंदी की गई और जब उन संदिग्ध लोगों का बैग चेक किया गया तो इनके बैग में 4 पिस्टल्स और 2 मैगजीन्स मिली गई। तो मौके पर से जब्ती की गई और तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं सुमित और विक्रम, ये हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं और जो तीसरा आरोपी है वो है अमन, ये दिल्ली का रहने वाला है। इनसे पूछताछ में ये पता चला कि एक इंस्टा आईडी करके थी बिंदर पाजी के नाम से,
जो वर्चुअल मोबाइल नंबर से बनी हुई थी। तो इस इंस्टा आईडी के थ्रू ये इनके संपर्क में आए और संपर्क के बाद इनने हथियार खरीदने के लिए इनको खरगोन बुलाया। तो ये पहले हिसार से दिल्ली आए, दिल्ली से उज्जैन, इंदौर और फिर खरगोन गए और फिर खरगोन से ये बंदूकें लेके कल बस के थ्रू दिल्ली जा रहे थे। तो इसी में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई और घेराबंदी करके तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे 4 पिस्टल और 2 मैगजीन्स जब्त हुई हैं। ये जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इनने बताया कि अपने प्रयोग के लिए ये हथियार लेके जा रहे थे। इसमें से जो है अमन पे भी पहले आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध है और सुमित पे भी एक मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध है। तो ये प्रारंभिक पूछताछ में इनने अपने प्रयोग के लिए बताया गया, बट इनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी और पहले भी मूवमेंट देखा जाएगा कि क्या ये पहले भी आए हैं खरगोन एरिया में, और इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जांच की जाएगी कि क्या कुछ इनको इस टाइप की राशियाँ इनके अकाउंट्स में मिली हैं पहले भी आर्म्स तस्करी के संबंध में। सर, इसमें आपने एक नई चीज़ बताई है कि अब जो हथियार बेचने वाले हैं वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हथियारों का सौदा कर रहे हैं। तो क्या पुलिस अब इंस्टाग्राम पे भी ऐसे तत्वों की जांच करेगी हथियार बेच रहे हैं? जी, इसमें जैसा कि मैंने बताया इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं और वो भी वर्चुअल मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर इंस्टाग्राम में नॉर्मल मोबाइल नंबर यूज़ होता तो अपन उन पे बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। अब ये वर्चुअल मोबाइल नंबर्स का यूज़ से थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि टेम्पररी मोबाइल नंबर्स बनते हैं ये इंटरनेट के माध्यम से। तो हम इसमें भी प्रयास करेंगे कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर से वर्चुअल नंबर बना है उनसे हम इनकी जानकारी लें और इनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। 3 ही लोग आए थे सर, इनके साथ और भी कुछ साथी थे जो पुलिस गिरफ्त से दूर हैं? नहीं, इसमें 3 ही लोग थे और तीनों को हिरासत में लिया गया है। एजुकेशन क्या है सर? अभी इसकी इनसे और पूछताछ की जा रही है। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लगातार मोटर पंपों में तोड़फोड़ कर उसमें से कॉपर तार चुराकर फरार हो जाते हैं। बीती रात एक और घटना सामने आई है जिसमें मोरगढ़ी नर्मदा नदी तटों पर सिंचाई के लिए रखे मोटर पंपों को अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर उसमें से कॉपर तार चोरी कर और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 10 मोटर पंपों का कॉपर निकालकर हजारों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि नर्मदा तट पर लगे मोटर पंपों में तोड़फोड़ कर उसमें से कॉपर निकालकर अज्ञात चोर फरार हो गए। क्षेत्र के किसानों में आक्रोश देखा गया है। धामनोद पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच में जुट गई है। में कोई मोटर चोरी हुई? हाँ, रात में चोर आए और करीबन 9-10 मोटरें काट के ले गए हैं। किसान बड़े परेशान हैं। कितने बजे की बात होना ये चाहिए? रात के 2 बजे बाद की बात है। क्या मोटरें बंद थी या चालू? नहीं, मोटरें चालू थी। चालू लाइन में काट के चालू गए? लाइन में काट के ले गए। क्या खर्चा आता है एक मोटर का? एक मोटर का 10 की मोटर का करीबन 4,000 रुपये और 15 की 7,0000 रुपये का खर्चा आता है। पहले किसान तो परेशान है। लास्ट ईयर भी कटी थी, उसके पहले भी कटी थी, कई सालों से कटते आ रही है। टोटल कितना खर्चा होगा ये 10 मोटरों का? 10 मोटरों का करीबन ये समझो लो कि 40 से 45,000 रुपये खर्चा होगा। आपका शुभ नाम? भारत सिंह चौहान। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग जगह कार्यवाही करते हुए 3 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम को मुखबरी से सूचना मिली थी कि पत्थर गोदाम के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने आने वाला है। वहीं क्राइम ब्रांच द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर मौके से मनीष उर्फ मोन्टू नाम के व्यक्ति को पकड़कर तलाशी लेने पर 2 लाख रुपए कीमत के 19.85 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाई गई। वहीं क्राइम ब्रांच दूसरी कार्यवाही करते हुए पूर्व में पकड़ा गया आरोपी विनोद बैरागी की निशानदेही पर राकेश बैरागी को 12.27 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया।
दोनों ही आरोपी ब्राउन शुगर सस्ते दामों में लाकर इंदौर शहर में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने 3 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त कर दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आपकी जानकारी में है कि कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। उसी कड़ी में एक बार पुनः कल रात में सूचना मिली कि एक व्यक्ति है मनीष उर्फ मंटू जायसवाल, बाणगंगा का निवासी है। ये कुछ मात्रा में ब्राउन शुगर ला रहा है और यहाँ कई लोगों को सप्लाई करने वाला है। इसी बात पर से क्राइम की टीम लगाई गई और क्राइम की टीम जैसे ही लगाई गई तो ये हमको लाभश्री कॉम्प्लेक्स के सामने पत्थर गोदाम रोड वहाँ पर ये हमको आता हुआ दिखा और इसको वहाँ पे तत्काल रोका गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो लगभग 20 ग्राम ब्राउन शुगर इसके कब्जे से मिला। तत्काल ही इसको कब्जे में लिया गया। 8/21 NDPS एक्ट के तहत इसमें पूरी कार्रवाई की गई और अब इसमें पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ किया जाएगा कि ये कहाँ से लेकर के आ रहा था और यहाँ किन किन पेडलरों को सप्लाई करने वाला था। इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। आपको पता है कि इसी तरह से पूर्व में भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें लगभग 100 से ऊपर प्रकरण अभी तक दर्ज हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 5 करोड़ के आसपास की अभी तक अवैध मादक पदार्थों की रिकवरी की जा चुकी है इन आरोपियों से और इनके बैक ट्रैक करके लगभग 30 से ऊपर अपराधियों को हमने पकड़ा है। इसी कड़ी में बैक ट्रैक करके आधार पर ही एक और अपराधी जिसको 3-4 महीने पहले ब्राउन शुगर में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, लगभग 12.27 ग्राम ब्राउन शुगर था और इसमें हमने एक बार ये राकेश बौरासी ये इसको पकड़ा है और इसको भी हमने इस अपराध में गिरफ्तार किया है। जो 3-4 महीने पहले जो अपराधी पकड़े गए थे उनने इसका नाम लिया था कि यहाँ से ये सप्लाई जो करता था राकेश बौरासी करता था, उसको भी उठाया। इस तरह से अभी पिछले 24 घंटे में 2 कार्रवाइयाँ ब्राउन शुगर के प्रकरणों में की गई हैं। क्या कीमत होगी सर दोनों का? इसमें अभी लगभग 3 लाख से ऊपर के अवैध मादक पदार्थ ये पकड़े गए हैं। अभी रिसेंटली कार्रवाई हुई है। ये जो पहली कार्रवाई है उसमें लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर का मसरूका है और ये जो दूसरा है जिसको गिरफ्तार किया गया है इसमें पहले जो पकड़ी गई थी वो लगभग 1 लाख रुपए तक की मसरूका थी जिसको बरामद किया गया था। इंदौर शहर में नकली सीबीआई बनकर बुजुर्ग महिला क्लर्क को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 27 लाख रुपए की ठगी। बुजुर्ग महिला ने जेवर गिरवी रखे, एफडी तोड़ी और ठगों को 27 लाख दिए। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा इतनी चेतावनी और जागरूकता अभियान के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है और न ही साइबर ठगों को आतंक कम हो रहा है। वहीं बाणगंगा थाना की रहने वाली एक 62 वर्षीय सीनियर सिटीजन के साथ नकली सीबीआई अधिकारी बनकर 27 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया है। वहीं ठग करने वाले 20 बदमाशों ने उन्हें टेलीकॉम अधिकारी बन कॉल किया और डराया कि उनके नाम से 2 सिम एक्टिव हैं, दूसरे सिम और उनके आधार से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। ठगों ने बुजुर्गों को धमकाया कि यदि उन्हें रुपए नहीं दिए तो वे मुंबई के कोलाबा में उनके खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। इस तरह से 7 से 8 दिन तक लगातार बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने कभी सीबीआई तो कभी पुलिस अफसर बन उसने 27 लाख से ज्यादा हासिल कर लिए, जिसके लिए बुजुर्ग ने अपने पुश्तैनी गहने तक गिरवी रख दिए और एफडी भी तुड़वा ली थी। डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। थाना क्राइम ब्रांच में उसमें FIR रजिस्टर की गई है। सब फरियादी के द्वारा ये बताया गया 20 नवंबर को उसके पास एक कॉल आया था और सीबीआई ऑफिसर बनकर आनंद कुमार नाम बताया था और ये बोला था कि आपके खिलाफ थाना कोलाबा मुंबई में केस रजिस्टर्ड है, आपकी सिम में इलीगल ट्रैफिकिंग हुई है और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। उसमें फिर अगले 1 तारीख तक मतलब 10-11 दिन तक कुछ घंटे उसको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर सीबीआई का भय दिखाकर कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। इस तरह से उसके लगभग 26,70,000 के करीब 27,60,000 के करीब तकरीबन उसके द्वारा उसके साथ फ्रॉड कर लिया गया है। तो इसमें फिलहाल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर कर लिया गया है। कुल 3 बैंकों में पैसा गया है, जिसमें कि यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के अकाउंटों में पैसा गया है। फिलहाल इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। मैं सभी आमजन से अनुरोध करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कि कृपया करके डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कानून में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो डिजिटल अरेस्ट कभी नहीं करती हैं। केवल कानून में ऑफिशियल अरेस्ट जो फिजिकल अरेस्ट होता है, बस इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास कोई CBI
ऑफिसर बनकर, ईडी का ऑफिसर बनकर, क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर आपको फ़ोन करता है और इन्वेस्टिगेशन के बहाने से वीडियो कॉल पर लेता है और पैसे की मांग करता है, तो ये मान के चलिए फ्रॉड है। इसकी तत्काल कंप्लेंट NCRB रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर और नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कंप्लेंट कराएं। फरियादी कौन है इसके अंदर? फरियादी इसमें बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, इनकी उम्र लगभग 65 साल है और ये बैंक की किसी प्राइवेट जो कंपनी है उसमें क्लर्क का काम करते हैं। गैंगरेप मामले में तीसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंजड़ थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंजड़ पुलिस ने जितेंद्र पाटीदार फोगला को हिरासत में लिया। इस मामले में पुलिस पहले की 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल महिला ने 24 नवंबर को अंजड़ थाने में FIR दर्ज कराई। इसमें 2 नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पानसेमल के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष पिता कन्हैयालाल गोयल निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग हाल मुकाम पानसेमल और भगवान पिता ठीकम सोलंकी निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया था। TI RR चौहान ने बताया कि मनीष और भगवान पर BNS की धाराओं में 64(1), 64(2) M, 69, 126, 2, 351, 3, 61, 2, 318, 4, 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रविवार को गिरफ्तार किए गए जितेंद्र पिता राधेश्याम पाटीदार निवासी अंजड़ को सोमवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ली जाएगी। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ 2 साल पहले दुष्कर्म किया था। डर के कारण उसने उस समय शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि मामले की जाँच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।